Hello everyone, welcome to Bansal Academy. This is Lisha, physics tutor at Bansal Academy. In this lecture, we are going to discuss one of the topic related to TET exam, HP TET exam basically, right? So उससे related questions जो हैं हमारे previous year exams में देखे गए हैं, तो let us clear the topic once and then we will move on to the previous year questions. So the topic of discussion will be basically your resistance. हमारा जो basic topic of discussion रहेगा वो resistance रहेगा कि resistance क्या है, on what factors it depends, ठीक है? And उसको अगर हम सीरीज में लगा दें, पैरेलल में लगा दें, तो उसका नेट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आता है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब हमें डिस्कस करना है, राइट? और अब देखो रेजिस्टेंस जो है वो ऐसे नहीं है कि सीधा मैं आपको रेजिस्टेंस समझाना स्टार्ट कर दूंगी, राइट? अगर मुझे रेजिस्टेंस समझना है ना, तो रेजिस्टेंस की जो थ्योरी है या जो रेजिस्टेंस है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ आया था, वहां पे पढ़ा गया था सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है? सो रेजिस्टेंस से पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा भाई ओम्स लॉ, ये आया कहाँ से, क्या होता है, मुझे पहले पता तो होना चाहिए ना, ठीक है? अब ओम्स लॉ में दो टर्म्स यूज होती हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक है? तो मुझे इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी मैं इसके बारे में एग्जैक्टली समझ पाऊंगी और फिर मैं उसको अपने क्वेश्चंस में लगा पाऊंगी, राइट? So our topic of discussion will start from potential difference, then current, पहले करंट, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, फिर मैं आऊँगी ओम्स लॉ पे और फिर मैं आऊँगी फाइनली रेजिस्टेंस पे और उसके क्वेश्चंस पे जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है, कॉपी पेन निकाल लो और अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं। So we are going to start with current. What actually is current? What the symbol of current obviously is I. Current क्या होता है? जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाते हैं, ठीक है, किसी टाइम में, तो दैट कॉन्स्टिट्यूट करंट। अब आपको ये तो पता है प्रोटॉन्स आर बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, हर एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं जो चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो चार्ज हैं, जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं, तो प्रोटॉन तो बाहर नहीं आएगा किसी भी केस में। अगर चार्ज फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही फ्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट दैट मच टाइटली बाउंड जितनी टाइटली बाउंड एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है? तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाते हैं देन दे कॉन्स्टिट्यूट करंट, ठीक है? सो वैसे अब इसको डेफिनेशन वाइज लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, ठीक है? सो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये बात मुझे पता है, इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू की एसआई यूनिट कूलम होती है, टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड होती है, तो ये बनेगा कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड एज सच को यूज नहीं करता, यूज एम्पियर करते हैं इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है? सो एम्पियर कैपिटल ए वर्ड यूज होता है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला करंट का हमारा ए ही होता है, राइट? सो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला ए। नाउ इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है करंट की, सीजीएस यूनिट दैट इज स्टैट एम्पियर, एंड स्टैट एम्पियर छोटी यूनिट एज कंपेयर टू एम्पियर, एंड स्टैट 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट एम्पियर, इनके बीच में ये रिलेशन है। सो दिस इज योर करंट। करंट तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ना? ओके, कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है करंट के फ्लो की, कन्वेंशनल मतलब जो हम पूरे पुराने ज़माने से मानते आ रहे हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना? कहाँ से कहाँ मानते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव माना जाता है। बट आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, अभी मैंने बोला ना, इट इज इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक्चुअली पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है? तो फिर ये कैसे कह सकते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव? वो तो नेगेटिव से चलेगा और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट? सो दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन। पुराने जमाने से मानते आ रहे हैं कि जो करंट की डायरेक्शन का फ्लो है वो क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव है। लेकिन एक्चुअल जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन होती है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव,
इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन करंट से अपोजिट होती है। अब करंट की फ्लो की डायरेक्शन इज कंसीडर्ड टू बी अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन में ध्यान से पूछना है कि उसने इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन पूछी है या करंट की फ्लो की डायरेक्शन पूछी है। जनरली करंट ही पूछता है। ओके, सो नेक्स्ट टर्म जो हमारी है, जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं बार बार बोलती हूँ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज एक ही बात है, डिनोटेड बाय कैपिटल वी। हम लोगों को नहीं पता होता, हम कहते हैं कि घर में 220 वोल्ट आती है। क्या 220 वोल्ट क्या होती है, किसी से पूछ के देखो। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली मास्टर्स करने के बाद भी इसका मतलब पता होता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्टेज क्या है। ठीक है, इसको समझने के लिए ना मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे लगता है उस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से बच्चों को समझ आता है, तो हम उठाते हैं वो एग्जाम्पल। सपोज करो ये एक हॉट बॉडी है और ये एक कोल्ड बॉडी है, और अगर दोनों को साथ में रख दिया जाए तो आपको ये बात क्लियर होगी कि हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाएगी। और कब तक जाएगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो जीरो नहीं हो जाता है, जब तक दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। कॉमन सेंस, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी समझाता है ये बात वैसे, है ना। तो हीट फ्लो करती है फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट लो टेम्परेचर, और तब तक फ्लो करेगी जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा। जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो जाएगा, हीट का फ्लो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो हमारे पास दो ऐसे कंटेनर्स हैं, ठीक है, सपोज हमारे पास ऐसे दो कंटेनर्स हैं, वन और ये दे आर कनेक्टेड बाय अ वॉल्व। अभी ये वॉल्व बंद है और एक में पानी ऊपर तक भरा हुआ है और एक में पानी यहाँ तक है। अब ये भी पता है कि पानी यहाँ, अगर मैं इस वॉल को खोल दूंगी तो पानी यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, कब तक, जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं आ जाता। मतलब पानी ने फ्लो किया है क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, यहाँ पे हीट ने फ्लो किया क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पे पानी ने फ्लो किया क्योंकि यहाँ पे हाइट डिफरेंस है या प्रेशर डिफरेंस है, तभी हाई पानी ने फ्लो किया। ठीक है। तो मैंने ये चीजें ऑब्जर्व की कि कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह अपने आप तभी जा रही है जब किसी चीज का डिफरेंस है। ये बात मैंने ऑब्जर्व की कि कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह तब जा रही है जब किसी चीज का क्या है, डिफरेंस है ना। तो इसीलिए करंट भी तभी फ्लो करेगा जब किसी चीज का डिफरेंस होगा, राइट। तो चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, मान लो एक जगह इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा है, एक जगह सपोज करो 50 लाख इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक जगह सिर्फ 10 लाख इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम अ रीजन जहाँ पे वो बहुत ज्यादा है टू अ रीजन जहाँ पे उनका नंबर कम है। ठीक है। और यही जब चलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, करंट बनाएंगे, और इस डिफरेंस को हम बोलते हैं, इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। डीसी में एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, दो तरह के करंट होते हैं, डायरेक्ट और ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग करंट में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो एनर्जी बन रही है उनके, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, सपोज 10,000 जूल, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिर्फ 10 जूल, तो एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ जहाँ पे वो ज्यादा है टू अ रीजन जहाँ पे वो कम है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्चुअल फ्लो लगा लो एक जगह से दूसरी जगह, या उसकी एनर्जी का फ्लो लगा लो एक जगह से दूसरी जगह, दैट कॉन्स्टिट्यूट करंट। और करंट क्यों चला है, कुछ डिफरेंस की वजह से चला है, चाहे उसके नंबर में डिफरेंस है, चाहे उसकी एनर्जी में डिफरेंस है। सो दिस डिफरेंस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक बात बिल्कुल ध्यान हमें अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ये जो डिफरेंस दिख रहा है आपको ये, या फिर उनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। एक लाइन यहाँ पे कंक्लूडिंग रिमार्क हमें याद रखनी है क्या, कि करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, रट्टा नहीं मारनी है, मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली समझाया है कि करंट क्यों फ्लो किया है। क्लियर है बात। ठीक है। सो व्हाट एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हम डेफिनेशन वाइज लिखते हैं, अब ये बात तो मुझे समझ आ गई, पर डेफिनेशन वाइज हम क्या लिखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, मुझे कितना काम करना पड़ा, ठीक है, टू कैरी दैट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वो मेरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय वी। इसका फॉर्मूला आता है W बाय क्यू। ठीक है। इसकी SI यूनिट तो वही है अभी, क्या है, वोल्ट ही है। और यहाँ से निकालना चाहो तो वर्क डन की जूल, चार्ज की कुलम, तो जूल पर कुलम, तो या ये कह सकते हो 1 जूल पर कुलम इज 1 वोल्ट, एक ही बात है, कैपिटल V से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है। और इसका यहाँ से ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब हमारा मेन फोकस आएगा किस पे, ओम्स लॉ पे। क्या है ये ओम्स लॉ,
अब मुझे करंट समझ आ गया क्या होता है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस समझ आ गया क्या होता है, मैं ओम्स लॉ बहुत आराम से समझ सकती हूँ। ठीक है, हम सब ओम्स लॉ को बहुत आराम से समझ सकते हैं। अभी ओम्स लॉ क्या है एक्चुअली, अब यहाँ पे ओम्स ने ये बोला कि अगर जो हमारी फिजिकल कंडीशंस होती हैं कौन कौन सी, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, अगर मैं इनको चेंज ना करूँ, अगर मैं इनको चेंज ना करूँ तो जो मेरी स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, मतलब आप सोचो ना, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे, मान लो आपके पास 2 वोल्ट की बैटरी है, करंट आ रहा है 5 एम्पियर, सपोज आई एम सेइंग, आपने 4 वोल्ट की बैटरी कर दी, करंट हो गया सपोज 10 एम्पियर। अब अगर आप ये 2-2 वोल्ट से बढ़ाते जाओ, हर बार 2 वोल्ट से बढ़ा रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो, ये भी हर बार 5-5 से ही बढ़ रहा है। ठीक है, या अगर ये 3 से बढ़ा, मान लो 5 एम्पियर था, ये 8 एम्पियर हो गया, फिर 11 एम्पियर हो गया, तो हर बार ये 3-3 से बढ़ रहा है, अगर ये 2-2 से बढ़ रहा है, सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर एक चीज एक बार 2 से बढ़ी है तो दूसरी चीज अगर एक बार 3 से बढ़ी है, तो हर बार अगर वो 2 से बढ़ रहा है तो वो भी 3 से बढ़ रहा है। सो दिस इज योर डायरेक्ट रिलेशन। सो उसने देखा कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर जैसी कंडीशन को अगर एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, उनको फिक्स कर दिया जाए, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर एक चीज 2 बार 2 से बढ़ी है और दूसरी चीज 3 से बढ़ी है, तो हर बार ही वो 3 से बढ़ रही है जब वो 2 से बढ़ रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर डायरेक्ट रिलेशन, या कम हो रहा है, कुछ भी कह सकते हैं। सो यहाँ से ओम्स लॉ को डिफाइन किया गया था। अब इसका ना प्रैक्टिकली भी हम बहुत बार देखते हैं, जब हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, कोई ओम्स लॉ की किट है या कोई भी जीनर डायोड की या किसी भी ट्रांजिस्टर की किट है, उसको कहते हैं ना बच्चे को यूज में नहीं है, बच्चे इसको बंद कर दो। क्यों कर दो बंद? क्योंकि अगर अब जब दूसरा ग्रुप उस पर परफॉर्म करने जाएगा, ठीक है, अगर पहले ग्रुप ने परफॉर्म कर लिया, दूसरा ग्रुप जब उस पर परफॉर्म करने जाएगा, अगर वो ऑन रहेगा तो वो हीटअप होता जाएगा, हीटअप होता जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो तब जो रीडिंग्स पहले वाले ग्रुप ने लिए हैं वो बाद वाले वो रीडिंग्स नहीं आएंगी। वहां पे फिर v इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वो नहीं आएगा वो चीज। ठीक है, तो टेम्परेचर आप ऑब्जर्व करते हो ये चीज। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। सो ओम्स ने कहा कि अंडर इफ द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा ऑफ अ कंडक्टर आर केप्ट अनचेंज, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। वैसे हम लिखते ऐसे हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये बात बहुत गलत है ऐसे लिखना, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। खुद सोचो कि i बढ़ा तो v बढ़ गया, ऐसा हो सकता है? आपने करंट बढ़ा दिया सर्किट में तो बैटरी की वोल्टेज बढ़ जाएगी, जो बैटरी लगाई हुई है क्या वो बढ़ जाएगी? आपने 10 एम्पियर करंट कर दिया 5 से, तो क्या बैटरी की वोल्टेज अगर 2 वोल्ट थी तो 5 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी? नहीं ना। लिखना तो ऐसे चाहिए, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, तो आई वोल्ट v पे डिपेंड कर रहा है ना कि वी आई पे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ g, तो I बाई जी इज v, और 1 बाई जी को r कहता है, तो v इज इक्वल टू आई आर। लिखना तो ऐसे चाहिए, g यहाँ पे कंडक्टेंस है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का इनवर्स हमारा कंडक्टेंस होता है। तो लेकिन हम जैसे बुक्स में थोड़ा लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है ना, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, v इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, जहाँ पे v हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, I मेरा करंट है, और r मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस क्या बताता है? इट टेल्स दी ऑपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, करंट के फ्लो को कितना अपोज करेगा हमारा मटेरियल, उसको वो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है। हर मटेरियल में अपना रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, ये कहानी भी बहुत अच्छे से समझनी है। ऐसे नहीं कि हर मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है? कोई पूछे क्यों होता है, पता होना चाहिए ना, वाई हर मटेरियल का रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्यों हर मटेरियल अपने में से शांति से करंट को पास नहीं करने देता? क्या पढ़िए उसको, उसको अपोज कर रहा है। वी शुड नो द रीजन, पढ़ते हैं हम इस रीजन को भी। ठीक है, तो देखो क्या होता है एक्चुअली, अगर मान लो मैं एक कंडक्टर की बात कर रही हूँ, अ कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, और इन एटम्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, और अगर आपने यहाँ से बैटरी लगा दी है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। अभी ये एटम न्यूट्रल है जब तक इलेक्ट्रॉन इनके अंदर पड़े हैं। अब क्या होगा, जब ये पॉजिटिवली चार्ज बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, ये सारे जो आपने एटम्स बनाए हैं ये सारे के सारे अब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले ये न्यूट्रल थे, अब इनका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ऑब्वियसली अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2-2 पॉजिटिव चार्ज, एक-एक गए तो एक-एक पॉजिटिव चार्ज, 3 गए हैं तो 3-3 पॉजिटिव चार्ज, दैट डिपेंड्स कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से चले गए। तो अभी पॉजिटिव चार्ज हुए पड़े हैं
ठीक है। इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से जब जाएगा अपना सर्किट कंप्लीट करेगा, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, ये दो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, खींचेंगे। चलो ये इसको भी ओवरकम कर गया, बाहर पॉजिटिवली चार्ज बैटरी लगी है, तो ये इनको ओवरकम करता हुआ बेचारा आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इनको खींच रहा है, वो कहीं कहीं इधर उधर क्यों जा रहा है, क्यों आगे जा रहा है, मैं खुद भी तो पॉजिटिव हूँ, मेरे पास आ जा। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स हैं, दिस इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा ये रेजिस्टेंस होगा। एंड सिल्वर हैज द लीस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, सबसे कम रेजिस्टेंस होता है उसमें। सो ये बात ध्यान रहेगी। इनको हम बोलते हैं, जो ये एटम्स होते हैं ना जिन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इसको बोलते हैं कर्नल्स। सो दीज कर्नल्स आर द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज ना हो तो इलेक्ट्रॉन तो बड़ी स्मूथली फ्लो करे, ये पॉजिटिवली चार्ज एटम्स ही तो इसको रोकते हैं आगे फ्लो होने से, है ना। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस समझ आ गया, ये कर्नल्स का होना इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसकी एसआई यूनिट ओम होती है, सीजीएस में भी ओम ही लेते हैं हमसे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आया है, तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, VI ग्राफ बना लो या IV ग्राफ बना लो, ये दो, ये इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये आई थिंक पिछले वाले का ही प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो इसका क्या क्वेश्चन था। पहले मैं आपको बताती हूँ ये चीज़, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। यू नो स्लोप, स्लोप हम कैसे निकालते हैं, m इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा से निकालते हैं। तो अगर मैं वी आई ग्राफ बनाऊँ, मुझे पता है v इज इक्वल्स टू आई आर, वी आई ग्राफ यहाँ पे अगर मैं इस एंगल को थीटा कह रही हूँ, तो इफ दिस इज v तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी v एंड दिस इज गोइंग टू बी i। तो यहाँ से अगर मैं v बाई आई निकालूँ तो मेरा रेजिस्टेंस आ रहा है, और अगर मैं यहाँ से v बाई आई निकालूँ तो वो मेरा क्या आ रहा है, टेंजेंट थीटा आ रहा है, और यही हमारा स्लोप होता है ना। लेकिन ये v बाई आर तो r के इक्वल है, और यहाँ से v बाई आई मेरे स्लोप के इक्वल है, तो स्लोप किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। और अगर मान लो मेरे पास ऐसे दो ग्राफ बने हुए हैं, एक एंगल थीटा 1 पे और एक एंगल थीटा 2 पे है, एंड इट इज क्लियर कि थीटा 2 थीटा 1 से ज़्यादा है, तो इसका थीटा 2, ये जो ए वाला है इसका स्लोप ज़्यादा है। अगर ए वाले का स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा तो टेंजेंट थीटा ज़्यादा, मतलब थीटा ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा, थीटा ज़्यादा तो टेंजेंट थीटा ज़्यादा, और टेंजेंट थीटा ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा, और स्लोप किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में ए का रेजिस्टेंस बी से ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ए का फिर स्लोप ज़्यादा है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ना, m और स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, m ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आई वी ग्राफ की, अब यहाँ से आएगा आई बाई वी, आई बाई वी किसके इक्वल आएगा, अगर मैं देखूँ यहाँ से v बाई आई आर के इक्वल है, तो आई बाई वी किसके इक्वल आएगा, 1 बाई आर के इक्वल आएगा। आई बाई वी किसके इक्वल आएगा, 1 बाई आर के इक्वल आएगा। और अगर मैं यहाँ से टेंजेंट थीटा निकालने जाऊँ तो मेरा टेंजेंट थीटा क्या आएगा, यहाँ से आई बाई वी आएगा। तो फिर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दें, ये आई, ये वी, आई बाई वी, तो ये मेरा स्लोप है। तो यहाँ से स्लोप किसके इक्वल आ रहा है, 1 बाई आर के, स्लोप आई बाई वी के इक्वल, 1 बाई आर आई बाई वी के इक्वल, तो एम किसके इक्वल आ गया, 1 बाई आर के। यहाँ से स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब अगर यहाँ पे आईवी ग्राफ में स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, इनवर्स रिलेशन आ गया ना। अगर स्लोप ज्यादा हो गया, मतलब थीटा ज्यादा हो गया तो स्लोप ज्यादा हो गया, स्लोप ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस कम। तो अगर तुमसे यहाँ पे ए और बी में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है पूछा जाए, तो क्योंकि बी का स्लोप कम है, एंगल कम है तो स्लोप कम है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जबकि इस केस में ए का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि ए का स्लोप ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये आया था कि आईवी ग्राफ में स्लोप क्या देता है, आईवी ग्राफ में स्लोप जो होता है वो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस देता है, जबकि वीआई ग्राफ में स्लोप जो है वो क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। और दूसरा क्वेश्चन जो पॉसिबल बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया ना, कि अगर यहाँ पे आपको ऐसे दो बना के दे दिए जाएं तो पूछा जाए कि किसका स्लोप किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है या किसका रेजिस्टेंस कम है। तो वी आई ग्राफ में स्लोप तो डायरेक्टली रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, तो स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेकिन यहाँ पे इनवर्स है, स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, क्लियर है। ओके, नाउ इसके बाद हमें जो स्टडी करना है, ये मेरा ओम्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन जो आया था वो हो गया, रेजिस्टेंस पता लग गया क्या होता है।
अब नाउ कम्स फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स, ठीक है, एक मटेरियल का रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है ये मुझे अब पता करना है। रेजिस्टेंस ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट को ऑपोजिशन ज़्यादा, करंट को ऑपोजिशन ज़्यादा तो उस मटेरियल में करंट फ्लो कम करेगा, क्लियर है, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका उसके अंदर फ्लो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये बात भी क्लियर है हम लोगों को, ठीक है, ओके। सो सिल्वर का रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया सबसे कम होता है, तो उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। फिर अब अगर आपसे कोई पूछे कि जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है वो सिल्वर की क्यों नहीं बनाई जाती, अगर सिल्वर का रेजिस्टेंस इतना कम है, हम तो चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन में पावर लॉस सबसे कम हो, तो वायर्स जो है सिल्वर की बना दो। सिल्वर की क्यों नहीं बनाते, क्योंकि सिल्वर जो है, पहली बात इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, महंगा है। दूसरी बात इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन दैट मच एबंडेंस, इतना ज़्यादा भी प्रेजेंट नहीं है कि उसकी मैं वायर्स बना दूँ, इतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है। सिल्वर के बाद रेजिस्टेंस जो होता है वो कॉपर का ही आता है, तो कॉपर का भी वन ऑफ द लेस्ट रेजिस्टेंस है, इसीलिए कॉपर की वायर्स बनाई जाती है, क्योंकि कॉपर अफोर्डेबल भी है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट भी है। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स। एक मटेरियल का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फर्स्ट डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे, या पहले ऐसा डिस्कस करते हैं, पहले डिपेंड करता है, हाँ चलो लेंथ पे लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ज़्यादा लेंथ तो ज़्यादा रेजिस्टेंस, आपको बताया ही था रेजिस्टेंस किस वजह से आता है, इन एटम्स पे जो पॉजिटिव चार्ज है, कर्नल्स हैं, इनको क्रॉस करके जाना है बेचारे इलेक्ट्रॉन्स को, जितनी लंबी वायर लोगे उतने ज़्यादा ये बेचारे कर्नल्स आगे अड़ेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स के आगे, ठीक है, उतना ज़्यादा ये ऑपोजिशन मिलेगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। दूसरी बात इट डिपेंड्स अपॉन एरिया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अगर वायर पतली है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एरिया कम होगा तो, और अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। और थर्ड थिंग है इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, ऑब्वियसली बात है ये तो, अगर सिल्वर की वायर है तो उसका अलग रेजिस्टेंस है, कॉपर की वायर है तो उसका अलग रेजिस्टेंस है, तो नेचर पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, कैसे आया हुआ है मैं आपको बताती हूँ, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। देखो हमेशा याद रखना दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे, दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्री अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हुआ है, जो न्यूक्लियस ने जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ था वो टूटता जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री टू मूव होते जाएंगे, पहली सिचुएशन ये पॉसिबल। दूसरी सिचुएशन क्या पॉसिबल है, ऑलरेडी सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, जैसे कंडक्टर है उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, अब एनर्जी जो दे रहे हो, टेम्परेचर जो दे रहे हो, कहीं तो यूज होगा, है ना, पहली बात कोलिजन्स में, सॉरी अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, दूसरी बात या तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, ये दो चीज़ें हो सकती हैं, है ना, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन गेट फ्री या नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो बढ़ जाएंगी, दो चीज़ें हो सकती हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा अब आपका, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो इन केस ऑफ कंडक्टर, अभी मैं बात कर रही हूँ कंडक्टर की, कंडक्टर के पास ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पहले ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाएगी तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो है ही, अब एनर्जी पे उसकी एनर्जी पे फर्क पड़ेगा, उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी, वो इतनी जोर जोर से कोलाइड करेंगे, उनकी कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, ठीक है, कोलिजन्स बढ़ने के कारण उनका जो पाथ है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है, और अगर करंट कम हो गया मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, यही तो है ना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, यही तो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी तो, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी एज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और अगर एनर्जी इंक्रीज होने पे कोलिजन बढ़ गई देयरफॉर करंट डिक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है,
तो जो कंडक्टर्स होते हैं जैसे मेटल्स हो गए, उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता ही है। जीरो से स्टार्ट नहीं करना, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, ठीक है, तो वो बढ़ता ही जाएगा। ये केस है हमारा कंडक्टर पे। बहुत बार ग्राफिकली आता है, ऐसे भी आ जाता है ग्राफ बना हुआ, जीरो से भी बना हुआ स्टार्ट आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। और अगर मैं बात करूँ सेमीकंडक्टर्स जैसे मटेरियल की, आपको पता है ना सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? वो मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी ना कंडक्टर जितनी अच्छी है ना इंसुलेटर जितनी बुरी है। एक्चुअली क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में ना इतने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी तो मिल ही रही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो रहे हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बजाय कि उनकी एनर्जी बढ़ने से। जैसे इसमें एनर्जी पे ज़्यादा इफेक्ट आता है ना, इसमें किस पे इफेक्ट आता है? नंबर पे इफेक्ट आता है। और जब नंबर बढ़ गया, चार्जेस का नंबर बढ़ गया मतलब करंट बढ़ गया, है ना, और करंट बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, तो इनमें रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्लियर है? तो ये ग्राफ्स पूछे हुए हैं, तभी आपको बताए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, कि कंडक्टर दे दिया, मेटल दे दिया, बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं, तो आपको ऑप्शन बता दिया कौन से ठीक है और क्यों ठीक है ये भी बता दिया गया है। ओके, सो नाउ अब हम ये देखा था हमने कि लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A, तो यहाँ से आ गया R is directly proportional to L by A, रो L by A, ठीक है। अब ये रो क्या है? रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन समझने से पहले, या पहले डेफिनेशन समझो यहाँ से। अगर लेंथ हो जाए 1 मीटर, एरिया हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, तो रो किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के ही इक्वल है व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर एंड एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। जब लेंथ 1 मीटर हो जाए और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है। मतलब रेजिस्टिविटी भी यही बताता है कि कितना एक मटेरियल अपोज करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस भी यही बताता है। लेकिन रेजिस्टेंस में लेंथ और एरिया पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप इतनी लंबी वायर भी ले सकते हो, आप इतनी छोटी वायर भी ले सकते हो, आप इतनी मोटी वायर भी ले सकते हो, इतनी पतली वायर भी ले सकते हो। लेकिन रेजिस्टिविटी की जब आप बात करोगे, अगर आपको इतनी बड़ी वायर भी गिवन है ना, तो आप बात 1 मीटर की ही करोगे। इतनी चौड़ी वायर भी गिवन है ना, बात 1 मीटर स्क्वायर एरिया की ही करोगे। क्लियर है? अब इसका फायदा क्यों हुआ, क्यों रेजिस्टिविटी जैसी टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, देखो आपको अभी बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने अभी आपको एक बात बोली है कि जो सिल्वर होता है उसका रेजिस्टेंस कम से कम होता है। मैंने एक सिल्वर की बहुत बड़ी वायर ले ली और मैंने कॉपर की बहुत मोटी और छोटी वायर ले ली। अब मेरे हिसाब से अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये सिल्वर की है और ये कॉपर की है। और अगर लेंथ कम होगी और एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसके हिसाब से देखें तो इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मैंने तो बोला था कि सिल्वर है उसका रेजिस्टेंस कम होता है कॉपर से। फिर ये तो लेंथ और डिपेंडेंट, एरिया डिपेंडेंट हो गया। लेंथ और एरिया डिपेंडेंट हो गया ना, कि अगर मैंने सिल्वर की लंबी वायर ले ली फिर तो कॉपर से क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस अलग हो गया, कम हो गया, सॉरी ज़्यादा हो गया। फिर ये तो एक जनरल स्टेटमेंट तो आप दे ही नहीं सकते उसके रेजिस्टेंस के बारे में। फिर मैं आप कह दो आप मैम आप कैसे कह रहे हो कि रेजिस्टेंस जो है वो सिल्वर का ज़्यादा ही है। एक्चुअली रेजिस्टेंस इज नॉट अ स्टैंडर्ड टर्म, जो स्टैंडर्ड टर्म है वो रेजिस्टिविटी है। इन दोनों केसेस में रेजिस्टिविटी अब भी सिल्वर की ही कम है। तो रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया डिपेंडेंट है, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि आपको चाहे कितनी भी बड़ी, कितनी भी मोटी, कितनी भी पतली, कितनी भी छोटी दी हो, रेजिस्टिविटी डिफाइन ही इसके लिए करनी है, फिक्स कर दिया, ठीक है। तो मतलब अगर आपको ये बड़ी बड़ी भी गिवन है ना, तो आपको इसको 1 मीटर के लिए ही बात करनी है, यहाँ पे भी 1 मीटर स्क्वायर के लिए बात करनी है, यहाँ भी 1 मीटर के लिए बात करनी है और 1 मीटर स्क्वायर के लिए ही बात करनी है। तो फिक्स कर दिया ना। अगर आप एक नर्सरी क्लास के बच्चे का IQ 12th क्लास से कंपेयर करोगे तो कैसे कर रहे हो ना, दोनों चीजें ही अलग है। स्टैंडर्ड तो लाओ, दोनों को 12th क्लास में तो लाओ या दोनों के नर्सरी क्लास में तो लाओ, तभी कंपेयर करोगे। तो कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड तो बनाओ, दोनों को 1 मीटर बनाया, आप कंपेयर करा, आप सिल्वर का कम आ रहा है रेजिस्टिविटी। तो हमें हमेशा ये नहीं बोलना चाहिए कि रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर इज लेस, वी शुड से रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज ऑलवेज लेस या ऑलवेज द लीस्ट। क्लियर है ना बात?
अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको, 2 क्वेश्चंस, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में एक्चुअली पूछे हुए हैं। सो जो हमारा क्वेश्चन है, अ मटेरियल of length L is cut into 2 equal halves. The value of new resistance and new resistivity is, इससे पहले एक और चीज देख लो आप, ठीक है, क्या चीज, आपने जैसे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड देखा, ऐसे ये भी देख लेना, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड। अभी आप कहोगे कि मैम कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही बात होते हैं, आपने तो कहा बस एक कंडीशन इम्पोज है कि लेंथ 1 मीटर होना चाहिए, एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल मैंने कही ये बात। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया के इंडिपेंडेंट है, जबकि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था ना, लेकिन बाकी 2 फैक्टर्स तो वही रहेंगे, दैट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल और इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ये 2 फैक्टर्स वही हैं, बस लेंथ और एरिया के इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो ये सिर्फ इन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि अगर नेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो रेजिस्टिविटी वही रहेगी, ठीक है, उसको लेंथ और एरिया से फर्क नहीं पड़ता, आपने इतनी लंबी वायर ली, इतनी ली, लेकिन दोनों कॉपर की है तो रेजिस्टिविटी सेम है, टेम्परेचर सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट भाई ओम मीटर होती है, और सीजीएस में ओम सेंटीमीटर लिख देते हैं, ओम तो ओम ही रहता है, ठीक है। सो आ जाओ इस क्वेश्चन पे। एक मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस जो है हमारे पास एक मटेरियल है जिसकी लेंथ L थी, ठीक है, उसको 2 इक्वल हिस्सों में बांट दिया गया, कट कर दिया गया, तो ऐसे इक्वल हिस्सों में कट कर दिया गया, अब इसकी लेंथ L/2 हो गया, तो कह रहा है नया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बताओ। आई थिंक अब तो ये सबको क्लियर होगा कि रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी तो नई रेजिस्टिविटी पुरानी रेजिस्टिविटी के ही इक्वल होगी, रेजिस्टिविटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, यहाँ लेंथ ज़्यादा है, यहाँ लेंथ कम है, तो ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस है दोनों केसेस में अलग होगा। मान लो अगर रेजिस्टेंस यहाँ R है और इस केस का R डैश है, तो मुझे R डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ R। नाउ वी नो दैट R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ठीक है। R डैश कितना आएगा, रो, रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, L डैश लेंथ चेंज हो गई, L/2 हो गई, बाय A, एरिया तो सेम रहा ना, एरिया पे तो कोई फर्क नहीं आया ना, कट किया एरिया तो वही रहा, तो यहाँ लिख दिया L/2 A, R डैश इज इक्वल टू रो L/A इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा R/2, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया और रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्लियर है बात सबको। अब इसके बाद जो है हमारा वो है वायर is stretched to double its length. What is the value of new resistance and resistivity? ये भी आपका प्रीवियस ईयर है, इसी साल आया था 2023 में, नवंबर 2023 में, ठीक है, और पहले भी आया हुआ है ये, पर ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आई थिंक रेजिस्टिविटी का आंसर तो सबको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो प्लीज़ उस लेक्चर को उसी चीज़ को दोबारा समझो। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड टेम्परेचर, ना नेचर चेंज हुआ ना टेम्परेचर चेंज हुआ, अगर आपने खींच दी तो नेचर थोड़ी चेंज हो गया, टेम्परेचर थोड़ी चेंज हो गया, तो जो नई रेजिस्टिविटी है, जो हमारी न्यू रेजिस्टिविटी है, वो तो वही है, फर्क पड़ेगा रेजिस्टेंस पे क्योंकि उसकी लेंथ चेंज हुई है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में जो लेंथ थी वो इसे कट किया, एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अब इसे कट नहीं किया, इसे स्ट्रेच किया है,
तो अगर लेंथ डबल हुई है, अगर लेंथ मान लो इसे मोटी वायर थी, अगर ऑब्वियसली इसे खींचोगे तो एरिया पे फर्क तो पड़ेगा ना। तो अगर एल डैश हमारा 2L है तो एरिया हमारा A/2 है, हाफ हो गया एरिया। अगर पुराना रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए था तो अब वाला रेजिस्टेंस R डैश, रो तो रो रहा, L डैश बाई ए डैश। एल डैश की वैल्यू क्या हो गई, L 2L हो गया, एरिया की वैल्यू A/2 हो गया, तो यहाँ से 4 रो एल बाई ए, रो एल बाई ए पुराने वाला रेजिस्टेंस है तो ये 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर लेंथ हाफ हो जाती तो एरिया डबल हो जाता। बस ये ध्यान रखना कि वो कट किया है, मतलब एरिया पे फर्क पड़ भी रहा है या नहीं है, उसे स्ट्रेच किया है, ये चीज़ तो आपको ही देखनी पड़ेगी ना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। फाइन, ओके। नाउ रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास, रेजिस्टिविटी हो गया हमारे पास, हमने अच्छे से पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर हमने इसके डिस्कस कर लिए, वी हैव डिस्कस प्रीवियस ईयर रिलेटेड टू ओम्स लॉ आल्सो। नाउ कम्स रेजिस्टेंस इन सीरीज या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आप कह सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ resistors. Now what is a resistor? Resistor is any device which has some resistance. तो आपको हो हर डिवाइस के पास कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो हाँ जी हर डिवाइस एक रेजिस्टर है। रेजिस्टर मीन्स एनी डिवाइस जिसका कुछ रेजिस्टेंस है तो उसको हम रेजिस्टर बोलते हैं। एक बल्ब एक रेजिस्टर है, एक रेफ्रिजरेटर एक रेजिस्टर है, एक इलेक्ट्रिक आयरन एक रेजिस्टर है, आपका लैपटॉप एक रेजिस्टर है, जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टर होता है। अब इसको आप रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, ठीक है, आप रेजिस्टेंस को सीरीज में भी लगा सकते हो, पैरेलल में भी लगा सकते हो। जनरली बच्चों को जो समझ आता है ना, सीरीज मतलब ऐसा जो दिखता हुआ कॉम्बिनेशन है उसको सीरीज कह देते हैं, और जो ऐसा दिखता हुआ कॉम्बिनेशन दिखता है उसको पैरेलल कह देते हैं, ऐसे ही कहते हैं, पर ये गलत है, ऐसे नहीं समझना है हमें बिल्कुल बेसिक से समझना है, क्वेश्चन तो सॉल्व होना चाहिए ना हमारा। ये चीज़ ध्यान रखना, जब करंट को डिवाइड होने का पाथ नहीं मिल रहा है, उसके पास एक ही रास्ता है, भाई तू यहीं से जा, यहाँ यहाँ कोई गली नहीं है, ठीक है, जब उसको डिवाइड होने का पाथ नहीं मिलेगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और जब उसको डिवाइड होने का पाथ दिख जाए तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब वो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, तो वो पैरेलल है। अभी यहाँ पे देखो करंट अगर आ रहा है, उसके पास कोई और रास्ता है ही नहीं, यही पाथ है उसके पास, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, जबकि यहाँ उसके पास दो पाथ है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूँ, ठीक है, अगर मैं ये एक एग्जांपल ड्रॉ करूँ तो अब देखो यहाँ से, ओके, पहले यहाँ से करंट आया, उसको डिवाइड होने का पाथ मिल रहा है तो पता लग रहा है कि ये इनके साथ पैरेलल में आएगा, डिवाइड होने का पाथ मिल रहा है। अभी ये यहाँ से गया करंट, अब क्या इसको डिवाइड होने का पाथ मिल रहा है, कोई ऊपर वायर है जहाँ ये जा सकता है, नहीं ना, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। अब जब यहाँ से करंट आ रहा है, वो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, तो ये सब किस में होंगे फिर, पैरेलल में होंगे। तो जहाँ करंट आपको दिखे ना कि यहाँ पे डिवाइड हो सकता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और जहाँ दिखे वो डिवाइड नहीं हो सकता वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब मान लो मुझे बहुत सारे रेजिस्टर्स गिवन है विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, और मेरे को ना क्या चाहिए, मेरे को बहुत सारे नहीं लगाने, मैं चाहती हूँ कि इनकी जगह ना मेरे को एक ही लगाना पड़ जाए, इन सब की जगह मुझे बता दो कि अगर मैं एक लगा दूँ वो उसके जितना काम करे जितने ये चार काम कर रहे हैं, या 5 है या 10 है या 15 है या 20 है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट लगाने के बजाय अगर मैं एक ही लगा दूँ जो वही काम करे जो वो वाला काम कर रहा था, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इनकी तरफ चाहिए। मान लो अगर ये चार ऐसे रेजिस्टेंस हैं तो ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो नेट रेजिस्टेंस अगर मुझे एक लगाना हो आर सीरीज तो वो कैसे दिया जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इन सबका सम कर दो तो आपका क्या आ जाता है, नेट रेजिस्टेंस आ जाता है। अगर n रेजिस्टेंस है तो n सो ऑन अप टू Rn, ठीक है। सो दिस इज योर नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज। और क्योंकि आप देख रहे हो ये सब सम हो रहा है, सब एडिशन हो रही है, तो यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस आएगा ना वो लार्जर देन द लार्जेस्ट आएगा। मान लो अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंस होते, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस निकालना होता तो क्या करोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 ना, तो 6 हो, लार्जर रेजिस्टेंस 6 3 हो, उससे भी बड़ा है क्योंकि कुछ ऐड हो रहा है ना, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है कि हेयर नेट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द मैक्सिमम, बड़े से भी बड़ा होगा। और क्योंकि यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट कम हो जाएगा, तो हम अपने घरों में, हम अपने सर्किट्स में सीरीज रेजिस्टेंस लगाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि यहाँ नेट रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, नेट रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट कम हो जाएगा ना, मैं क्यों चाहूँगी मेरे सर्किट में करंट कम हो, वाई,
मैं क्यों चाहूँगी, नहीं चाहूँगी ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को जनरली अप्लाई नहीं किया जाता है। बट हाँ, जहाँ पे ज़रूरत हो कि आपका करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे एलईडी बल्ब होते हैं छोटे छोटे, अब आपके पास 2 वोल्ट की बैटरी है या 10 वोल्ट की बैटरी है, वो 10 वोल्ट पे तो वो फूक जाएगा भाई, तो रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे ना, तो वहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन लगा देते हैं ताकि वो उस करंट को रोक दे, ठीक है, और उसके पास आगे करंट कम भेजे। सो देयर ओनली सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा आएगा, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएं, क्योंकि यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा है, मतलब बहुत कम हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा ना सर्किट में, कितनी अच्छी बात है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंसेज यूज कर रहे हैं तो हम उसे पैरेलल में लगाएं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अगर n रेजिस्टेंसेज हैं तो प्लस सो ऑन अप टू 1/Rn, ठीक है। सो हियर नेट रेजिस्टेंस इज लेसर देन द लीस्ट, ठीक है। तो अब जो हमारे घर होते हैं, घरों में एसी है, फ्रिज है, बल्ब है, ये सब रेजिस्टर्स हैं, तो इनको कैसे कनेक्ट किया जाता है, इनको पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि इनमें नेट रेजिस्टेंस लेसर देन द लीस्ट हो जाता है और हमारा करंट जो है बल्कि बढ़ जाता है सर्किट में। सीरीज में लगाएंगे तो करंट आधा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते हैं। एंड वन ऑफ द रीजन कि वाई वी आर यूजिंग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन इन आवर होम्स, एक तो यही है कि यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप सीरीज में देखो, मान लो ये आपका एसी है, ये आपका फ्रिज है, ठीक है, ये आपका हीटर है या कुछ भी है, ये आपने सीरीज में लगाया, मान लो ये एसी खराब हो गया, तो क्या करंट आगे जाएगा, सर्किट ही टूट गया, करंट कैसे आगे जाएगा। तो सीरीज में इफ वन ऑफ द डिवाइस विल स्टॉप वर्किंग ना, ऑल द डिवाइसेस विल स्टॉप वर्किंग, ठीक है। तो इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि सर्किट टूट गया भाई। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, मान लो ये एसी है, ये भाई फ्रिज है हमारा, यहाँ हमारा हीटर है, ठीक है। चलो एसी खराब हो गया, ठीक है, एसी खराब हो गया तो अब करंट यहाँ से नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से तो जा सकता है, जा सकता है ना। तो इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर एक खराब भी हो गया ना तो बाकी दो तो हैं जहाँ से करंट जा सकता है हमारा, राइट। तो इसीलिए एक तो नेट रेजिस्टेंस कम होता है, दूसरी बात पैरेलल में हमारा यहाँ पे अगर एक डिवाइस स्टॉप भी कर दे वर्क करना तो फिर भी बाकी वर्क करते हैं। एंड सीरीज में जो पैरेलल होता है ना, उसमें वोल्टेज भी हर डिवाइस को सेम मिलती है, ठीक है। सीरीज में क्या चीज सेम जाती है, करंट सेम रहता है, इन सीरीज करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट मिलती है हर एक को, लेकिन पैरेलल में करंट तो आपने देख लिया डिवाइड करता है, तो करंट तो डिफरेंट ही है, क्या चीज सेम जाती है, वोल्टेज, पैरेलल में। क्लियर है। अब क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ था वो ये था कि अगर मेरे पास एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 10⁻⁶ ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, दे आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज, पहले मैंने लगाया सीरीज में, एंड देन इन पैरेलल, फिर लगा दिया पैरेलल में, फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस। और ऑप्शन मैं आपको देख रही हूँ, आपने उन्हीं में से चूज करना है, ठीक है। तो पहला है ग्रेटर देन 10⁻⁶ ओम in series and greater than 1 ohm in parallel, greater than 10⁻⁶ ohm in series and less than 1 ohm in parallel, less than 10⁻⁶ ohm in series and greater than 1 ohm in 10 parallel, and D is less than, sorry, less than 10⁻⁶ in and less than 1 ohm in 1 ohm in parallel, ठीक है। तो देखो अभी ऑप्शंस पे जाओ ही मत, मुझे ये बताओ 3 रेजिस्टेंसेस गिवन है, तो कह रहा है कि नेट रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में कैसा होगा। मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि सीरीज में नेट रेजिस्टेंस बड़े से भी बड़ा आएगा, पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा आएगा,
अब इन तीनों में से सबसे बड़ा है 10⁻⁶ ओम, तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कैसा आएगा, ग्रेटर देन 10⁻⁶ इन सीरीज। एंड इधर भी तो यही है, ग्रेटर देन 10⁻⁶ इन सीरीज, यही सेम है ना, लाइन का मतलब यही था। एंड उसके बाद पैरेलल में छोटे से भी छोटा आएगा, मतलब लेस देन, सबसे छोटा क्या है 1 ओम, तो लेस देन 1 ओम इन पैरेलल, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, और 10⁻⁶ के साथ डील कैसे करोगे, कैलकुलेट क्यों करना, बता दिया था ना कि क्या चीज़ है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट। ओके, अब जो लास्ट तरह का क्वेश्चन पे आपका आता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये मान लो सारे 2 ओम के रेजिस्टेंसेज हैं, आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब अगर इन तीनों के बीच में मुझे एक रेजिस्टेंस लगाना हो इन तीनों की जगह, तो वो कितने ओम का होगा। तो सिंपल है, क्या करना है, पहले यहाँ से करंट भेजा, तो यहाँ पे वो डिवाइड कर रहा है, तो मतलब ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/2 और 1/2 का पैरेलल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा हमारा 1, और रेसिप्रोकल कर देंगे तो भी 1 ओम ही आएगा, तो मतलब इन दोनों की जगह तो एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, कितने ओम का, 1 ओम का। अब ये दोनों क्या करंट डिवाइड होने का पाथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सीरीज। क्लियर है बात। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3 ओम का, तो इन दोनों की जगह जो लगेगा, तीनों की जगह वो 3 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा। तो सिंपल था हमारा। अगर ऐसे कुछ गिवन हो, बस हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे कुछ गिवन है, तो मान लो सारे ही, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम, अगेन दिस इज ऑफ 4 ओम। अब नेट रेजिस्टेंस मुझे अगर ए और बी के बीच में कैलकुलेट करना है, तो हाउ आई बी कैलकुलेटिंग, पहले करंट भेजा, डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये तो पता लग गया, ये पूरी ब्रांच और ये पूरी ब्रांच तो किस में है, पैरेलल में है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है करंट। इन दोनों को देखो, क्या इन दोनों में से करंट जाते हुए डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। ऐसे ही यहाँ से भी करंट भेजा, तो ये दोनों भी डिवाइड नहीं कर रहे, मतलब ये दोनों भी किस में हो गए, सीरीज में, तो इन दोनों का सीरीज क्या आएगा, 6 ओम। ऐड हो जाएंगे ना रेजिस्टेंसेस, और इन दोनों का क्या आएगा, सिमिलर 6 ओम। अब ये दोनों इसमें है, पैरेलल में, तो 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, दैट इज 2/6, तो r पैरेलल कितना आ जाएगा हमारा, रेसिप्रोकल करके 3 ओम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस। ओके, होपफुली you all understood, and this was the session with previous year, including the previous years, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस का, और ये जो ओम्स लॉ का टॉपिक हमने पढ़ा है, ये ऑलमोस्ट रिपीट मोड पे आता है। ये जो रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन करा है, ये तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, this one, these are very important from examination point of view. Hopefully you liked the lecture.